अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दरमियान इब्तिदाई तनाज़े से मुताल्लिक एक बार फिर बहस शुरू हो गई है और सवाल उठ रहा है कि आखिर 2019 में ऐसा क्या हुआ था जहाँ से इमरान खान जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ हो गए और उन्हें सिर्फ 8 माह ओहदे पर रखने के बाद DGISI के ओहदे से हटा दिया था। और अब बाकायदा आलमी मीडिया ने भी इस हवाले से रिपोर्टिंग शुरू कर दी है। अब पार्लियामेंट में भी इस हवाले से बहस का आगाज हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया पर यह तफसीलात पहले ही सामने आ चुकी थी, लेकिन इमरान खान खामोश रहे। मगर कल बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने एक आर्टिकल शाया किया जिसमें कहा गया है कि इमरान खान और DGISI के दरमियान इख्तलाफात उस वक्त शुरू हुए जब जनरल आसिम मुनीर ने DGISI की हैसियत से इमरान खान को उनकी अहलिया के करप्शन केसेस का बताया और फिर इमरान खान ने उन्हें ओहदे से ही हटा दिया। इमरान खान ने इस खबर की एक ट्वीट के जरिए तरदीद की, मगर आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बाकायदा पार्लियामेंट के फ्लोर पर इस वाक़े की तस्दीक कर दी है। सबसे पहले बात करते हैं बरतानवी अखबार टेलीग्राफ के गुज़िश्ता रोज़ शाया होने वाले आर्टिकल के मुताबिक इमरान खान ने बतदरीज जनरल आसिम मुनीर पर तनकीद शुरू कर दी है और उन्हें अपने खिलाफ मुहिम का आर्किटेक्ट करार दिया है, जिनका उनके मुताबिक मकसद उन्हें दोबारा इक़्तिदार में आने से रोकना है। आर्टिकल के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह थे और फौज के अंदरूनी मामलात को देखते थे और फिर वो ISI के सरबराह बने और उस वक्त वो ISI के चीफ ही थे जब उन्होंने उस वक्त के वजीर आज़म इमरान खान को कहा कि वो उनकी अहलिया और उनके करीबी लोगों के खिलाफ करप्शन के इल्ज़ामात की तहकीकात करना चाहते हैं। और फिर जून 2019 को जनरल आसिम मुनीर को उनके ओहदे पर तैनाती के सिर्फ 8 महीने बाद ही हटा दिया गया, हालांकि उस ओहदे की मुद्दत 3 साल की है। आर्टिकल के मुताबिक फौज ने इस तब्दीली की कोई वजाहत नहीं दी थी, जिसके नतीजे में जनरल आसिम मुनीर को कोर कमांडर बना दिया गया था और ISI में उनकी जगह एक सख्त गिर जनरल ने ले ली थी, यानी लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने फिर वो ओहदा संभाला जो आखिर तक इमरान खान के पसंदीदा DGISI थे। और उनकी तब्दीली पर ही इमरान खान के जनरल बाजवा से इख्तलाफात हो गए, क्योंकि बकौल इमरान खान वो अपोजिशन के अदम एतमाद से बचने के लिए जनरल फैज़ हमीद को DGISI के ओहदे पर बरकरार रखना चाहते थे। इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ ही इस आर्टिकल पर रद्द-ए-अमल देते हुए ट्वीट किया कि इस मजमून में दावा किया गया है कि मैंने जनरल आसिम मुनीर को बतौर DGISI इस्तीफे पर मजबूर किया क्योंकि उन्होंने मुझे मेरी अहलिया बुशरा बेगम की करप्शन के केसेस दिखाए। ये दावा बिल्कुल गलत है। ना जनरल आसिम मुनीर ने मुझे मेरी अहलिया की करप्शन के कोई शवाहिद दिखाए थे, ना ही मैंने उन्हें उस बुनियाद पर मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर किया। इमरान खान की तरदीद के बाद आज बाकायदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट के फ्लोर से खिताब करते हुए इस बात की तस्दीक की कि यह वाक़या दुरुस्त है। मौजूदा आर्मी चीफ ने DGISI की हैसियत से इमरान खान को उनकी अहलिया के करप्शन के केसेस का बताया और फिर इमरान खान ने उनको ओहदे से हटा दिया। मौजूदा सिपा सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जब वो DGISI थे, उन्होंने इमरान नियाजी जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे उनको कहा कि आपकी अहलिया मुहतरमा करप्शन में मुलव्वस हैं। इमरान नियाजी ने एक मरतबा फिर कौम के सामने सफ़ेद झूठ बोला है, धोखा दिया है। यही वजह थी कि DGISI जनरल आसिम मुनीर की ट्रांसफ़र की कि उन्होंने उस वक़्त के वज़ीर आज़म को कन्फ्रंट किया कि आपके अहल खाना करप्शन में मुलव्वस हैं। जनाब स्पीकर, ये बात मैंने इसलिए की कि मेरे ये ज़ाती इल्म में है। अब अहम बात यह है कि इमरान खान ने अपने और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान अपनी अहलिया की करप्शन के केसेस से मुताल्लिक इख्तलाफात की खबरों की तरदीद तो कर दी है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने आखिर जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाया क्यों था। क्योंकि ये बात तो हकीकत है कि इमरान खान ने अक्टूबर 2018 में जनरल आसिम मुनीर को DGISI तैनात किया था और फिर सिर्फ 8 महीने बाद यानी जून 2019 में अचानक जनरल आसिम मुनीर को इस ओहदे से हटा दिया गया था। अब इमरान खान बताएं कि अगर टेलीग्राफ के आर्टिकल में मौजूद तफसीलात गलत हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दावा भी गलत है, तो उन्होंने किन वजूहात की बुनियाद पर जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाया था। क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं है कि जब ये रिपोर्ट हुआ हो कि इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर को इसलिए ओहदे से हटाया क्योंकि उन्होंने उन्हें उनकी अहलिया के करप्शन से मुतालिक तफसीलात बताई थी। बल्कि तफसीलात पहले भी मंजर आम पर आ चुकी हैं, मगर इमरान खान खामोश रहे। सबसे पहले ये तफसीलात द न्यूज़ के तहकीकाती सहाफ़ी उमर चीमा सितंबर 2022 में सामने लेकर आए थे, यानी जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने से पहले ही ये तफसीलात सामने आ गई थी। उमर चीमा की सितंबर 2022 की खबर के मुताबिक जून 2019 में ISI के चीफ यानी जनरल आसिम मुनीर ने उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान को एक डोजियर पेश किया जो बुशरा बीबी और फराह खान से मुताल्लिक था। DGISI जनरल आसिम मुनीर ने ऐसी तफसीलात शेयर की जो सबूतों से साबित होती थी। उन्होंने कहा था
कि एक टाइकून ने खातून अव्वल यानी बुशरा बीबी को डायमंड का सेट दिया है, और दूसरी मालूमात फराह गोगी के टाइकून और 62 लोगों के साथ मुख्तलिफ डीलिंग से मुताल्लिक थी। और DGI जनरल आसिम मुनीर ने कहा था कि ऐसी सरगर्मियां वजीर आजम का नाम खराब करेंगी जिन्होंने अपना एक क्लीन मैन का इमेज बनाया हुआ है। उमर चीमा की खबर के मुताबिक इमरान खान इस बात को सराहने के बजाय गुस्सा हो गए और उन्होंने इस चीज़ को अपने खानदानी मामलात में मुदाखलत के तौर पर लिया और कहा कि न सिर्फ बुशरा बीबी बल्कि फराह गोगी भी उनके खानदान की तरह हैं और उनकी सरगर्मियों की जासूसी नाकाबिल कबूल है। और बाद में उन्होंने जो कुछ किया वो इंटेलिजेंस चीफ यानी जनरल आसिम मुनीर के लिए नाकाबिल तसव्वुर था। इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर के बॉस यानी उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा को फ़ोन किया और जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाने के अहकामात दे दिए। DGI जनरल आसिम मुनीर के बॉस यानी जनरल बाजवा को यह आइडिया पसंद नहीं आया, लेकिन उन्होंने इमरान खान के अहकामात की पैरवी की। उमर चीमा की खबर के मुताबिक इत्तफाक की बात यह है कि एक और मौके पर उस्मान बुज़दार से मुतालिक भी एक डोजियर पेश किया गया। अलबत्ता इमरान खान ने उस तरीके का रद्द-ए-अमल नहीं दिया जो उन्होंने बुशरा बीबी से मुतालिक दिया था, और बुज़दार के मामले पर उन्होंने खामोश रहना बेहतर समझा। ये चीज़ इमरान खान की करप्शन से मुतालिक ज़ीरो टॉलरेंस की तालीमात के बरक्स है। सिर्फ यही नहीं, इमरान खान की अहलिया को बिजनेस टाइकून की तरफ से डायमंड सेट मिलने का सवाल सहाफ़ी एजाज सैयद ने भी किया था, जिस पर इमरान खान ने इल्ज़ामात की तरदीद नहीं की और कहा कि किसी महंगी चीज़ की बात करें। फरमाया कि आपकी अहलिया पर इल्जाम लगा हीरो का हार लिया उसने हीरो का हार। अच्छा क्या महंगी चीज की बात। इस हवाले से जनरल आसिम मुनीर ने DGI की हैसियत से तफसीलात इमरान खान के सामने रखी थी। उमर चीमा ने इस हवाले से रिपोर्ट किया, टेलीग्राफ ने इस हवाले से रिपोर्ट किया और कल सहाफ़ी कामरान यूसुफ ने भी अपने ज़राए से इस वाक़े की तस्दीक की और तफसीलात बताई हैं। I can tell you with full authority, आप कह सकते हैं कि फ्रॉम हॉर्सेस माउथ इंफॉर्मेशन है। और जो इमरान खान का ये जो बयान सामने आया है, इमरान खान साहब अभी भी पूरा सच नहीं बता रहे। उनकी अहलियां हैं बुशरा बीबी, उनकी दोस्त फराह गोगी और जो पंजाब के वज़ीर आला हैं उस्मान बुज़दार, उनकी करप्शन के जो मामलात हैं वो उनके नोटिस में आए। और मैं ये पूरी अब आपको तफसील बता रहा हूँ। जब ज़ाहिर है कि ये इत्तला मिलना शुरू हुई बतौर DGI जनरल आसिम मुनीर को, तो उन्होंने ये मामला सबसे पहले जनरल कमर जावेद बाजवा के सामने रखा, क्योंकि वो आर्मी चीफ थे। तो उन्होंने ये कहा कि इस हवाले से आई थिंक कि हमें प्राइम मिनिस्टर से बात करनी चाहिए। जो कमर जावेद बाजवा हैं, जो मेरी मालूमात हैं, उन्होंने यही कहा कि ठीक है, एक मुनासिब मौका देखकर प्राइम मिनिस्टर से बात करते हैं। हुआ यही कि एक मौका देखते हुए जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल आसिम मुनीर, इमरान खान साहब के साथ एक मीटिंग उनकी अरेंज हुई। तमाम जो तफसीलात हैं इमरान खान साहब के सामने रखी गई और जिससे इमरान खान साहब बिल्कुल नाराज हुए। और उस मीटिंग के बाद इमरान खान साहब ने सेपरेटली फिर जनरल बाजवा के साथ अगले रोज मीटिंग की और वो इस बात पर कन्विंस नहीं थे और उन्होंने ये फैसला किया कि नहीं, मेरा जनरल आसिम मुनीर के साथ गुजारा नहीं हो सकता। उन्होंने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया, तो इनको हर सूरत में हटाना पड़ेगा। यानी मुतादिद सहाफ़ती इदारे और सहाफ़ी इस वाक़े की तस्दीक कर रहे हैं। उमर चीमा का तो आर्टिकल सितंबर 2022 में शाया हुआ था, जिस वक्त जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ तैनात भी नहीं हुए थे और इमरान खान उस वक्त भरपूर कोशिश कर रहे थे कि जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ ना बने। आज इमरान खान इन तफसीलात की तरदीद तो कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि वो जनरल आसिम मुनीर की तैनाती के खिलाफ क्यों थे, क्योंकि इमरान खान ने नवंबर 2022 में नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तैनाती को मुतनाज़ बनाया। उनकी तैनाती को रोकने के लिए सड़कों पर भी आए, मगर जब वो जनरल आसिम मुनीर की तैनाती को ना रोक सके तो उन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को तौसी देने की तजवीज़ भी दे दी थी। यानी उस जनरल बाजवा को तौसी देने के लिए इमरान खान तैयार हो गए थे जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने से रोकने के लिए, जिन पर वो अपनी हुकूमत गिराने का इल्ज़ाम लगा रहे थे, क्योंकि इमरान खान चाहते थे कि किसी भी तरह नवंबर गुजर जाए और जनरल आसिम मुनीर रिटायर हो जाए। खुद आज़ाद जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के रहनुमा तनवीर इलियास ने गुज़िश्ता हफ्ते यह बयान दिया कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तैनाती से 2 दिन कबल तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च इसी साजिश की कड़ी था। हमने इमरान खान से कहा कि आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, मार्च 2 दिन आगे कर दें। इमरान खान ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने से रोकना है। सिर्फ यही नहीं, इमरान खान ने पिछले साल सहाफ़ियों से मुलाकात में भी जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ मुमकिन तैनाती की मुखालफत की थी, मगर इमरान खान की भरपूर कोशिशों और दबाव के बावजूद जब PDM की इत्तेहादी हुकूमत ने मुत्तफ़िका तौर पर आसिम मुनीर को नया आर्मी चीफ बनाने का फैसला किया और इसकी समरी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भेजी, मगर डॉक्टर आरिफ अलवी इसकी फौरी मंजूरी देने के बजाय खुसूसी तैयारा लेकर इमरान खान के घर ज़मान पाक पहुँचे। इमरान खान से इस हवाले से मुलाकात की और फिर ऐवान सदर पहुँचने के बाद उन्होंने समरी पर दस्तखत कर दिया। यानी सारा मामला मुतनाज़ बनाने के बाद जब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो फिर समरी की मंजूरी दी गई और जब आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन गए तो इमरान खान ने उनकी तारीफ़ें शुरू कर दी और कहा कि मैंने सुना है कि आसिम मुनीर हाफिज़ कुरान हैं, हमें उनसे बड़ी उम्मीदें हैं, उनकी बड़ी तारीफ़ें सुनी हैं।
नया आर्मी चीफ आया है, इसको टाइम देना चाहिए। हमने इसकी बड़ी अच्छी चीज़ें सुनी हैं, जनरल आसिम की बड़ी तारीफ़ें सुनी हैं मैंने, हाफिज़ कुरान है, और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि ये अमर बिल मारूफ पे चलेंगे। हम तो इनसे उम्मीद लगा के बैठे हुए। हालांकि इमरान खान ने खुद जनरल आसिम मुनीर को DGI लगाया, फिर 8 महीने बाद ओहदे से हटाया। यानी इमरान खान अच्छे से जनरल आसिम मुनीर को जानते थे, मगर आर्मी चीफ बनने के बाद कह रहे थे कि तारीफ़ें सुनी हैं, हमें उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। और फिर गुज़िश्ता कई दिनों से इमरान खान मुसलसल मौजूदा आर्मी चीफ पर बराह रास्त तनकीद कर रहे हैं। अपनी गिरफ्तारी के बाद अपने कारकुनों की तरफ से फौजी तनसीबात पर हमले का इल्ज़ाम भी उन्होंने एजेंसियों और आर्मी चीफ पर ही लगा दिया। इसके बावजूद वो ये कह रहे हैं कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। सिर्फ यही नहीं, 18 मई को भी उन्होंने ये बयान दिया था कि मुझे तो समझ नहीं आती कि फ़ौज की जानिब से इतना गुस्सा क्यों है। मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं है, गुस्सा उस तरफ से है, वो मुझे अभी तक नहीं पता क्यों। या आप यकीन करें कि मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि मेरी उस तरफ कोई लड़ाई नहीं है। इस हवाले से तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इमरान खान की काबीना में साबिक वजीर फैसल वाउडा ने भी एक बयान दिया है कि क्या मामलात हुए थे। फैसल वाउडा ही हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल वाउडा साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आपकी तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया आपसे कुछ देर पहले शो में कि एक दिन पहले आपकी बात हुई थी जनरल आसिम मुनीर से जब वो DGI आए थे, और आपने उन्हें बताया था कि आपकी गिर्द फील्डिंग सेट हो रही है और ये मामलात हो रहे हैं। क्या वाक़या था? बहुत शुक्रिया शाजिब साहब। देखें जी, आसिम मुनीर साहब DGI आए थे और वज़ीर आज़म हाउस में ऑन एंड ऑफ मैं तो उनको पहले से भी जानता था। एक तो ये कि मैंने उनको बताया कि ये फील्डिंग सारी सेट हो गई और आप जो करने जा रहे हैं वो आपकी कैजुअल्टी बनेगा। तो उन्होंने मुझे एग्जैक्टली हल्फ भी ले सकता हूँ मैं इसके ऊपर, एग्जैक्ट वर्ड उन्होंने मुझे ये कहा था कि वाउडा तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैं अपने मुल्क और अपने वज़ीर आज़म से बेईमानी करूँ, मैं वो काम नहीं कर सकता। मैं कहा ठीक है सर। अगले दिन उन्होंने वो शवाहिद पेश कर दिए और शवाहिद पेश करने के बाद इमरान खान साहब ने उनको सैक कर दिया। बाजवा साहब जहाज़ में थे और वो उस जहाज़ से उतरने का भी इंतज़ार नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे कि अभी सैक करो। और जब मेरी उनसे उसके बाद मुलाकात हुई जनरल आसिम से जो उस वक्त DGI आए थे, तो मैंने कहा सर मैंने आपसे कहा था, तो उन्होंने कहा अल्लाह पे छोड़ दो। तो इमरान खान साहब ने उनको सैक किया एक ईमानदारी और नेक नीयती और मुल्क और प्राइम मिनिस्टर के साथ नेक काम करने के लिए, ईमानदारी से काम करने के लिए, और फील्डिंग सेट की गई उस वक्त के सारे लोगों ने मिलकर और गेम बना दी इनके ऊपर। और ये जो धरना हुआ, पहला धरना जो अभी आया, वो भी आसिम मुनीर साहब को रोकने के लिए सारा धरना था। इसमें जो गोलियां इमरान खान साहब के ऊपर चली, अरशद शरीफ की शहादत हुई, जो और कत्ल गारत की बंदूकें गोलियां और सारी चली, वो सिर्फ और सिर्फ चीफ को बनने से रोकने की थी। ये तो अल्लाह ताला की मदद थी, डिवाइन हेल्प थी कि बंदों ने तो पूरी कोशिश कर ली और नामुमकिन था दुनियावी तौर पे, इंसानी तौर पे कि वो चीफ बन सकते थे, लेकिन वो हाफिज़ कुरान थे, नेक नियत ईमानदार आदमी थे, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए अपने हाथ में चीज़ें रखी और करके बताया कि बंदा कुछ भी चाहे वो नहीं कर सकता जब तक मेरी मर्ज़ी नहीं होगी। तो अल्लाह की मर्ज़ी थी उनको चीफ बनाना, तो वो चीफ बन गए। लेकिन ये सब जो बातें हैं वो बिल्कुल 100% करेक्ट हैं। और 11:15 बजे DGI आए, फैज़ हमीद साहब ने 11:15 बजे रात को DGI का एज DGI चार्ज लिया था। तो आप समझ सकते होंगे कि कितनी जल्दी थी, कितनी परेशानी थी। और उस वक्त के जो DGI फैज़ हमीद साहब थे जो बने थे, वो उस वक्त AG थे। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इसको इसी पराये में देखना बड़ा गलत होगा। और ये गेम का हिस्सा जो आगे बने उसमें भी बहुत सारे लोगों की कंट्रीब्यूशन पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर, आम और ख़ास और सांप और कीड़े जिनका मैं जिक्र करता हूँ उनकी रही है। और आप जब प्रोब करना शुरू करेंगे कत्ल गारत और इमरान खान साहब की फायरिंग और अरशद शरीफ के कत्ल को, तो आपको उसमें भी बहुत कुछ बड़ी क्लैरिटी से मिल जाएगा। उसमें आपके पास दो राय या आपको बहुत ज़्यादा सबूत इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर ये इतने अफसोसनाक वाक़यात हैं, अरशद शरीफ साहब का कत्ल हो, इमरान खान साहब पर हमला हो, कि उनकी ट्रांसपेरेंट तहकीकात हों, आवाम को इसके नताइज पता चले। मगर जब आप ये कहते हैं कि आपने एक दिन पहले उन्हें बताया कि आप ये ना करें, बट उन्होंने कहा कि मैंने ये करना है, मैंने अपने वज़ीर आज़म को बताना है, इसका मतलब है कि काबीना के लोगों पर को भी, क्योंकि ज़रा मीडिया पे कुछ चीज़ें रिपोर्ट हो रही थी बुशरा बीबी के हवाले से, फराह गोगी के हवाले से, काबीना के लोगों को भी ये बातें पता थीं कि ये सब कुछ हो रहा है, उनके इल्म में था ये? देखिए शाजिब साहब, मेरे वो लीडर रह चुके हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट के तौर पे मैं उनकी फैमिली की तो बात नहीं कर सकूँगा, लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ काबीना के बहुत सारे लोग भी इसमें मुलविस मिलेंगे। ये जो घड़ी स्कैंडल है उसमें खान साहब को एक्चुअली 3-4 करोड़ रुपए मिले हैं, जो बाकी के 20-25 करोड़ रुपए हैं वो तो काबीना के और अपने और पराए सब ने मिल के लूटे हैं।
और ये जो केस है आपका ये तोशाखाना 190 मिलियन पाउंड्स का, उसमें भी आपको काबीना के साथ काबीना के लोग मिलेंगे और उसमें आपको वो ख़ास की भी हिस्सेदारी मिलेगी। उसने ही बहुत पैसा बनाया इसके अंदर। सो आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा इसलिए कर रहा हूँ कि कानून अपना काम करे और अकाउंटेबिलिटी हो। नहीं हुई तो मुझे फिर सब चीज़ें खोलनी पड़ेंगी। मगर इसमें मसला ये कि जब आप उन्हें मना कर रहे थे तो वो क्या समझ रहे थे कि इमरान खान साहब की तरफ से मस्बत रिस्पांस आएगा? इमरान खान साहब के इल्म में नहीं है बात, बतौर DGI साहब उनके इल्म में लाना चाहते थे और बताना चाहते थे कि ये सारा का सारा हो रहा है? शाहजेब साहब, उससे पहले भी जनरल आसिम को एस DG ISI इमरान खान साहब ने ऑर्डर किया था सेनेट को मैनेज करने के लिए। उसमें भी DG ISI आसिम मुनीर साहब ने उनको मना कर दिया था कि ये मुदाखलत फ़ौज नहीं कर सकती, ये डेमोक्रेटिक मामला है, इसको आप डेमोक्रेटली हैंडल करें, हम नहीं इसमें इन्वॉल्व होंगे। फिर ईरान का इशू उन पर लगाया गया। वो ईरान में एक दिन रुके थे और उसमें भी इमरान खान साहब की मर्ज़ी शामिल थी और उसी ईरान के मुद्दे को उठाकर सऊदी अरेबिया में भी मिसलीडिंग स्टोरीज़ की गई। एक ख़ास आदमी के प्यारे ने और प्यादे ने जो सऊदी अरेबिया में रिपोर्ट करता था और वही उस वक्त का जिन भी था जो बातें बताता था। तो बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन डिवाइन हेल्प और अल्लाह की जब मर्ज़ी हो और अल्लाह की मदद हो तो किसी का बाप भी किसी को किसी से रोक नहीं सकता। तो वही आसिम मुनीर साहब के साथ हुआ है कि वो नेक नियत ईमानदार हाफ़िज़ कुरान तहज्जुदी आदमी हैं। तो अल्लाह ताला ने उनके लिए आके सब कुछ किया है। आप इसको इस तरह ले लें। अच्छा, मगर इस सब में जब ये सारे वाक़यात, आपने 190 मिलियन पाउंड का जिक्र किया कि हमारी काबीना के लोग मुलविस थे। एक पर तो ज़ाहिर इल्ज़ाम लगा रही है हुकूमत, जो कि शहजाद अकबर साहब हैं, वो मौक़िफ़ देना चाहें, प्रोग्राम हाजिर है। मगर आपने खुद ने किस्सा बताया है कि आप थे, शेरी मज़ारी साहिबा थी, फौजी साहब थे जिन्होंने ये उठाया कि मामला है क्या। बंद लिफाफे पर आप लोगों को दस्तखत का कहा गया। इस बात की भी तस्दीक आपके अलावा शेख रशीद कर चुके हैं और फवाद चौधरी भी कर चुके हैं कि हमसे बंद लिफाफे पर दस्तखत लिए गए थे, जो 190 मिलियन पाउंड का मामला था। मगर और कौन मुलविस हो सकता है? और वज़ीर आज़म के को अब आप इस मामले में भी कहेंगे कि जिस तरीके से तोशाखाना में 3-4 करोड़ दिए इमरान खान साहब को, बाकी रख लिए किसी और ने, इस मामले में भी यही हुआ और खान साहब को नहीं पता था? देखिए शाहजेब साहब, जब ये मामला आया था काबीना में तो मैंने बहुत ज़ोर और बहुत शोर से उठा के ये बात की थी कि मैं भी कारोबारी हूँ और मेरे 100 रुपये अगर फंसे हों तो मैं भी वही काम करता जो उस कारोबारी ने किया कि 20 रुपये दे के काम करा लेता, अपने 100 रुपये वसूल कर लेता। तो मैं कारोबारी को तो इसमें बरी ज़िम्मा करता हूँ, उसका कोई कसूर नहीं है, पाकिस्तान का नॉर्म ही यही है। लेकिन आप शहजाद अकबर साहब को अकेले ना घसीटें। शहजाद अकबर को एक ख़ासी सपोर्ट थी ख़ास आदमी की, और वो इतना ख़ास था कि वो IB को भी संभाल लेता था और बाकी इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट्स भी संभाल लेता था। उस ख़ास का बड़ा ख़ास रोल है इस पैसा कमाने से लेके पैसा बांटने तक। और जहाँ तक आपने बुज़दार की बात की है तो बुज़दार के शवाहिद 100% नॉट ओनली ऑडियोज़ बट ऑल्सो वीडियोज़ वर शोन टू खान साहब, और इसके विटनेस मेरे समेत काबीना के और बहुत सारे लोग हैं। तो जो मैं बात कह रहा हूँ बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ। और मैं एक खातून जो मुल्क से बाहर भागी हुई हैं, उनका भी बहुत ज़बरदस्त रोल रहा है इस माल पीटने में, और किसी के बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व हैं। तो मैं यहीं तक ही बात कर सकता हूँ। मगर व्हाट्सएप एक और बात आपने कही है, क्योंकि मुनासिब नहीं होगा। जो 9 मई के वाक़यात हैं उसके ऊपर इमरान खान साहब कह रहे हैं मेरी पार्टी के लोगों ने नहीं किया है, ये तो बाकायदा तौर पर ख़ुद एजेंसियों ने कराया ताकि मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जा सके, मेरी पार्टी पर क्रैक डाउन किया जा सके। आपकी तरफ से कहा गया है कि आपने 8 मई को 9 मई के वाक़े से एक दिन पहले जो बहुत सारे पार्टी के मुतादिद रहनुमा थे आपके इस्लामाबाद के घर में वो आए, आपने उन्हें पनाह दी थी, ये क्या वाक़या है? शाहजेब साहब, 8 को मेरे कोलीग भी थे और मैं समझता हूँ कि मैंने एक सही काम किया। मैंने कोई दोस्ती नहीं निभाई, लेकिन पाकिस्तान के लिए मैंने बेहतरी की। और वो 11 लोग थे और वो मेरे मेहमान थे। और जिस वक्त हम रात को खाना शाना खा रहे थे तो उनको लीडरशिप की तरफ से ये फ़ोन आ रहे थे कि ISI हेडकोार्टर्स जो इस्लामाबाद में है उस तरफ की डायरेक्शंस में भी जाना है और सब कुछ हो रहा है। तो मैंने उनको कहा कि देखो अगर इस तरह की, क्योंकि मैं स्पीकर फ़ोन पे भी थे, एक दोस्त भी हैं मेरे, मुझ पर भरोसा भी किया और मैं उनका पूरा भरोसे पे भी उतरा। और अगले दिन मैंने उनको हिफाजत से जहाँ भी उन्होंने जाना था वो जाने भी दिया। तो और मेरे पास अगर कोई नेगेटिविटी होती तो मैं उनको पकड़वा देता, लेकिन मैंने उनसे कहा कि अगर ये सिचुएशन हुई और आप फिर इस घर में हुए तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि हम इस चीज़ का ना हिस्सा बनना चाहते हैं ना बनेंगे। और उसी तरह फिर आपने देखा कि पहले मरहले में कंडेम करना लोगों ने शुरू किया, दूसरे मरहले में छोड़ना शुरू किया। लेकिन इसमें अभी तक जो कई लोग आए हैं कराची से, जिनको मैं कीड़ा कहता हूँ, ऐसे बहुत सारे 72 घंटे में आपको और कीड़े भी नजर आएंगे। मगर लोगों को साबित हो जाएगा कि इमरान खान साहब
शाहजेब साहब, इमरान खान साहब को रॉकेट साइंस की ज़रूरत तो नहीं है। जो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द लेफ्ट राइट और सेंटर में बैठे हुए थे, जो सिगरेट भी खरीद सकते थे, वो इक़्तिदार में आने के बाद, मनसब में बैठने के बाद अरबों रुपए के घर में गाड़ियाँ, बंगले, डायमंड और फिलिपिनो मेड्स और उनके बच्चे बाहर पड़ रहे हैं। इसके लिए किसी आदमी को क्या तहकीकात करने की ज़रूरत है? मगर वाड़ साहब, जब आप रॉकेट साइंस के अंदर, क्योंकि 9 मई का वाक़या ऐसा है कि आपको अब तहकीकात का हिस्सा बनना पड़ेगा। आपने क्लेम कर दिया कि वो कौन 11 लोग थे, क्योंकि उन 11 लोगों से तो पूछा जाएगा कि उन्हें कैसे, वो ये कहा जा रहा था ऊपर से कि आपने कहाँ जाना है और किन इमारतों पर हमला करना है। अगर आपको ये बात मालूम है, उन्हें मालूम है, तो आपको उन 11 लोगों का नाम बताना पड़ेगा, या तो आप अभी बता दें या बाद में बताना पड़ेगा। शाहजेब साहब देखिए, जिस दिन मैं बताऊंगा उस दिन मैं पहले शुरू करूंगा 2 खास और बाकी सांप और कीड़ों से, जिन्होंने एक्चुअली इस मुल्क की बुनियादें हिलाई हैं, जुडिशरी की बुनियादें हिलाई हैं, इंस्टीट्यूट की, इदारे की बुनियादें हिलाई हैं, डेमोक्रेसी की बुनियादें हिलाई हैं, लोगों को कत्ल गारत के अंदर इन्वॉल्व रहे, करप्शन के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं। इमरान खान साहब की सियासत को तबाह करने वाले लोग हैं। इमरान खान के इर्द गिर्द के लोगों को किस तरह मिल मिला के रोज़ किस तरह दिखाया गया कि इमरान खान साहब नाश्ते के टेबल पर बैठे हैं तो उनको बताया जा रहा है काली दीवार है, दूसरे ने भी कहा 11 बजे काली दीवार है, तीसरे ने भी कहा काली दीवार है, घर में जब सोने गए तब भी उनको काली दीवार दिखाई गई जबकि वो सफ़ेद दीवार थी। तो फिर मैं वहीं से शुरू करूँगा। अगर मुझे खिदमत ही करनी है मुल्क की तो मैं इस बार फिर वो होली काउस को क्यों छोड़ दूँ? फिर तो बात तब है ना जब हम सिविलियंस को उठा लेते हैं, बिजनेसमैन का गिरेबान पकड़ लेते हैं, मीडिया वालों के गिरेबान पकड़ लेते हैं, हर आदमी का गिरेबान पकड़ लेते हैं, लेकिन होली काउस का गिरेबान नहीं पकड़ते जिन्होंने मुल्क की बुनियादें हिला दी हैं। तो फिर मैं वहीं से शुरू होऊंगा और फिर ये नाम भी ले दूंगा जब वो नाम लूंगा। तो फिर आप, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। जब आप कह रहे हैं कि यहाँ सिविलियन सबके खिलाफ कुछ होता है तो फिर तो जनरल फैज़, जनरल बाजवा, आप ज़रा नाम नहीं लेते हैं मगर वो लोग काफ़ी कुछ एतराफ़ कर चुके हैं। जनरल बाजवा, जनरल फैज़ के मामला बड़े सामने हैं, तो फिर तो इदारे की भी जिम्मेदारी है ना कि वो अगर ये सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो उनके खिलाफ खुद कार्रवाई करे। ज़ाहिर हुकूमत की जिम्मेदारी यही, मगर हमने देखा है हुकूमतों के कहाँ बढ़ चलते हैं, इदारे की भी तो जिम्मेदारी है। देखिए शाहजेब साहब, आपने कुछ नाम लिए, कुछ नाम आप मिस भी कर गए हैं। मैं आपकी थोड़ी सी करेक्शन कर दूँ उसमें, आप ले दें। दूसरी चीज़ ये कि जी नहीं, मैं दे दूंगा इंशाल्लाह। दूसरी बात ये कि बिल्कुल, और शायद कुछ चीज़ें हो रही हों जो हमें ना पता हों क्योंकि वो हमारे सिविलियन राइट के तहत नहीं आती। तो मेरा तो अपना ख्याल है कि अकाउंटेबिलिटी पे और एक नेक नीयत ईमानदार आदमी के ऊपर भरोसा रखें। थिंग्स विल अनफोल्ड द वे यू एंड आई वांट। फैसल वाड़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात बता रहे थे। एक और शख्सियत है जिन्होंने इस हवाले से सबसे पहले रिपोर्ट किया था कि इमरान खान के जनरल आसिम मुनीर से बतौर DGI ताल्लुकात क्यों ख़राब हुए थे, क्यों उन्हें हटाया गया था, क्या उनके पास एक्सक्लूसिव मालूमात है, उनसे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ नुमाइंदा द न्यूज़ उमर चीमा साहब मौजूद। उमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया। आपने ये स्टोरी की थी सितंबर 2022 में कि क्यों जनरल आसिम मुनीर को बतौर DGI इमरान खान साहब ने हटाया। उस वक्त से इमरान खान साहब खामोश थे। अब टेलीग्राफ में स्टोरी आती है, इमरान खान साहब रिस्पॉन्ड करते हैं, मगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब स्टोरी को कंफर्म करते हैं। आप बताइएगा, क्योंकि आपने उस वक्त अवाम के सामने रखे थे, क्या मज़ीद तफसीलात हैं इस हवाले से? देखें, खान साहब ने हमने जिस तरह पहले भी इस पर बात की थी कि खान साहब ने जो जनरल आसिम की बड़ी अनसेरेमोनियल किस्म की रिमूवल की थी, उसके पीछे जो मुहरकात थे उसमें जो सबसे अहम चीज़ थी वो बुशरा बीबी और जो फराह गोगी हैं उनके हवाले से जो मशकूक सरगर्मियाँ, ख़ास तौर पे जो माली मामलात के हवाले से वो कुछ केसेस उनकी नज़र में लाए थे और इस पर खान साहब बहुत ज़्यादा परेशान थे और गुस्से में थे। और उन्होंने जनरल बाजवा को कहा कि ये तो अब मेरे घर में दाखिल हो गया कि दे आर माई फैमिली, कि जिसमें फ़रा का जिक्र आ रहा था, फ़रा बीबी का, तो उन्होंने कहा कि वो भी मेरी फैमिली की तरह है, तो ये तो अब मेरे घर में इन्होंने तलाशी शुरू कर दिया है, तो मैं इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करूँगा। कोई एक दो चीज़ों के हवाले से उन्हें पहले भी जनरल आसिम के हवाले से शिकायत थी, लेकिन जो उसमें पॉइंट ऑफ कल्मिनेशन था कि जो एक ब्रेकिंग पॉइंट था वो यही था कि जब ये फ़रा बीबी के हवाले से या बुशरा बीबी के हवाले से या जो उस्मान बुज़दार की एक्टिविटीज़ हैं उनके हवाले से उन्होंने इनको इन्फॉर्म किया और खान साहब उस पर इतने ज़्यादा गुस्से में थे, उन्होंने कहा जी कि इनको आज ही हटाया जाए और फिर यह है कि उन्हें ये आज ही जो इनको नई कोर या असाइनमेंट मिलती है उधर आज ही भेज दें। और ये मेरे ख्याल है उस दिन इतवार का दिन था कि जब उनको भेजा गया उधर गुजरांवाला में कोर कमांडर बना के भेजा गया। अब यह है कि खान साहब जिस अंदाज में बात कर रहे हैं, खान साहब बादशाह हैं, वो जब चाहें वो कह देते हैं कि मैं एक साइफर की बुनियाद पे हटाया गया, अमरीकी साजिश थी। अब जो आजकल वो इंटरव्यूज़ दे रहे
रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं जनरल बाजवा ने किया है, अब वो अमेरिका का जिक्र नहीं करती है, तो उनकी मर्जी है। मुझे जो इसमें एक वजह नज़र आती है कि खान साहब ने जो अभी ट्वीट किया है वो शायद वो प्रोवोक कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आर्मी की तरफ से इसका कोई जवाब आए, और मैं जो अपने फॉलोअर्स हैं उनको मैं ये बता सकूं कि देखें मेरे बारे में, मुझे ये मेरे बारे में इसलिए कोई पर्सनल हुए हैं कि मैंने उस टाइम रिमूव किया था, तो इसलिए पर्सनल हुए हैं, और ये कोई बात कोई उसको और कोई ट्विस्ट दे सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उसमें जो वजाहत है, हालांकि ये बात इतनी दफ़ा पहले आई है, उन्होंने कभी वजाहत करने की ज़रूरत उन्हें महसूस नहीं हुई, अब जो हो रही है उसमें कोई ना कोई वो चाहते ज़रूर हैं कि इसका कोई जवाब आए जिसको वो वजह बना सकें। क्योंकि आपकी स्टोरी सितंबर 2022 में आई थी, जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने से पहले, उसमें भी जिक्र था इस बात का कि कोई बहुत ज़्यादा मुतमईन नहीं हो रहे थे जनरल बाजवा, मगर उन्होंने फिर भी इमरान खान की बात मानी। क्या कन्विंस करने की कोशिश की थी जनरल बाजवा ने कि बड़ा नेगेटिव मैसेज जाएगा? नहीं, जनरल बाजवा की तो इनके साथ उस टाइम काफ़ी कोई लंबी मीटिंग्स हुई, और वो बारहा उनको इस बात पे मना करते रहे कि इसका आर्मी में भी गलत मैसेज जाएगा, और ये गालिबन तारीख में पहली दफ़ा इस तरह हो रहा होगा कि आप एक प्राइम मिनिस्टर जो है, एक जो DGIS है उसकी एक मुद्दत, ओहदे की मुद्दत पूरी होने से पहले उनको भेज रहे हैं, और जनरल आसिम मेरे ख्याल उस टाइम कोई उन्हें 8-9 माह हुए थे जब उनको रिमूव किया गया था। तो उन्होंने कोशिश तो बड़ी की, लेकिन यह है कि वो कोई ऐसी कोई बारावर साबित ना हो सकी। क्योंकि अब काबीना के वज़रा भी बता रहे हैं, वाडा साहब बता रहे हैं, आपके ख्याल में एक अच्छे स्पिरिट में मामला हल हो सकता था जिसके कॉन्सिक्वेंस भी ना भुगतने पड़ते और खान साहब के लिए इतने बड़े स्कैंडल भी ना बनते? देखिए, अगर हम बशीर मेमन साहब जो DGFI हैं उनके इंटरव्यूज़ को सामने रखें तो उससे यही अंदाज़ा होता है कि जिस आदमी ने, जिस अफसर ने खान साहब की बात नहीं मानी, उसके लिए खान साहब कोई नरम कोशा नहीं रखते थे। वो ये समझते थे कि ये सब लोग जो हैं वो खान साहब का हुक्म जो है उसको कानून तस्वर करें और उस पर अमल करना शुरू कर दें, और उनकी तरफ से जो मशवरा भी आए वो इस तरह का हो जो कि खान साहब की ख्वाहिश हो, या उसकी ख्वाहिश को, उनकी ख्वाहिश को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए जो तरीका इख्तियार किया जा सकता है, मशवरा उस बारे में होना चाहिए, ना कि कोई उसकी नफ़ी में होना चाहिए, ना कि ये बताया जाए कि आपके इन कामों की वजह से आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो तो उस टाइम इस तरह की कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे, और जो भी बंदा इस तरह की बात करता था उन्होंने उनको हटाया। बहुत शुक्रिया, मुझे तफसीलात बता रहे थे। उस वक्त ये मामलात रोक लिए जाते तो शायद इतने बड़े बड़े स्कैंडल डायमंड रिंग से लेकर घड़ियों के सामने ना आ रहे होते। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, एक और आम खबर से बात करेंगे। मुल्क में कई माह से जारी ऑडियो लीक्स के सिलसिले में अब एक अहम मरहला आ गया है। हुकूमत ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन कायम कर दिया है। कमीशन के दीगर अराकीन में बलूचिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल हैं, और इस कमीशन ने आज से काम भी शुरू कर दिया है, जबकि तहरीक इंसाफ ने आज ही इस कमीशन का क़याम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया है। इमरान खान माजी में इदारों की जानिब से जासूसी के हामी रहे हैं, लेकिन आज तहरीक इंसाफ ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि ऑडियो टेप किसने की, इस बात की भी तहकीकात की जाए। हफ्ते के दिन वफाकी हुकूमत ने 3 रुकनी जुडिशल कमीशन तश्कील दिया, जिसके सरबराह जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, जबकि चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस नईम अख्तर अफगान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक इसके अराकीन में शामिल हैं। वफाकी हुकूमत ने कमीशन के नोटिफिकेशन में लिखा है कि हालिया अरसे में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर मुतनाज़ ऑडियोज़ आई हैं जो मुबैना तौर पर अदलिया और साबिक चीफ जस्टिस और जजेस से मुताल्लिक हैं, और उनसे आला अदलिया के चीफ जस्टिस और जजेस की आज़ादी, ईमानदारी और गैर जानिबदारी पर संजीदा सवालात उठ रहे हैं। ये इंतहाई ज़रूरी है कि इन ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी की जाए ताकि अदलिया के वक़ार और अवाम का अदलिया पर एतमाद बहाल हो सके। कमीशन ऑडियो लीक्स के साथ साथ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दामाद की जानिब से मुबैना तौर पर अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने के इल्जामात की तहकीकात भी करेगा, और इसकी रिपोर्ट 30 दिन में वफाकी हुकूमत को पेश करेगा। तहम अगर कमीशन को मजीद मुद्दत की जरूरत हुई तो वफाकी हुकूमत उसे देगी। इन TORs के तहत जुडिशल कमीशन ने आज से अपनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। आज समात के आगाज में अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर अवान कमीशन में पेश हुए। कमीशन के सरबराह जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कमीशन की कार्रवाई पब्लिक करने का ऐलान कर दिया और कहा कि कोई हसास मामला सामने आया तो इन कैमरा कार्रवाई की दरख्वास्त का जायजा लेंगे। कमीशन की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद बिल्डिंग में होगी। जिनसे मुतालिक इंक्वायरी करनी है उनमें 2 बड़ी उम्र की खवातीन भी शामिल हैं। अगर दरख्वास्त आई तो कमीशन कार्रवाई के लिए लाहौर भी जा सकता है। ऑडियो लीक्स की तस्दीक के लिए पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी से रब्ता किया जा सकता है। अगर कोई शख्स कहे कि ऑडियो में आवाज़ उनकी नहीं या टेम्पर्ड है तो इसकी तस्दीक पहले से करना होगी। फॉरेंसिक एजेंसी का एक रुकन कमीशन की कार्रवाई में मौजूद हो
ताकि अगर कोई शख्स इनकार करे तो फौरी तस्दीक हो सके। जैसे काजी फाइजा ने कहा कि इंक्वायरी कमीशन किसी जज के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है ना करेगा। कमीशन सिर्फ हकाइक के तयन के लिए कायम किया गया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरा इख्तियार में मुदाखलत नहीं होगी। तमाम गवाहों की ना सिर्फ इज्जत करेंगे बल्कि जवाब में इज्जत की तवक्को भी करते हैं। कमीशन को इख्तियार है कि ताउन ना करने वालों के समन जारी कर सके। कमीशन सिर्फ नोटिस जारी करेगा। कोशिश होगी कि किसी के समन जारी ना हो। अवाम से मालूमात की फराहमी के लिए इश्तिहार जारी किया जाएगा। कमीशन की कार्रवाई हफ्ते के रोज होगी। जुडिशल कमीशन ने अपनी कार्रवाई 27 मई की सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दी है और आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि कमीशन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करेगा। इंक्वायरी कमीशन नोटिफिकेशन एक्ट में दर्ज इख्तियारात के तहत बेहतरीन तरीके से काम करेगा। शफाफियत के लिए इंक्वायरी कमीशन की कार्रवाई पब्लिक होगी। अटॉर्नी जनरल ने ओपन कार्रवाई पर रजामंदी जाहिर की है। अटॉर्नी जनरल ने कुछ कार्रवाई इन कैमरा करने की दरख्वास्त की है। इन कैमरा कार्रवाई का फैसला उस वक्त दरख्वास्त देख कर किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ऑडियो लीक से मुतालिक तमाम अफराद खुद इंक्वायरी कमीशन से ताउन करेंगे। ऑडियो लीक्स में उम्र रसीदा खवातीन के बयान लेने के लिए कमीशन सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री जा सकता है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए बनने वाले जुडिशल कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। बाबर इवान के तवस्सुस से सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चीफ जस्टिस की इजाज़त के बगैर जुडिशल कमीशन की तश्कील नहीं हो सकती और उसके लिए किसी जज को भी नामजद नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ तहकीकात या कार्रवाई का फोरम सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। इसी हुकूमत की नाक के नीचे ऑडियो टेप होती रही। ये भी तहकीकाती अमल में शामिल किया जाए कि किसने ऑडियो टेप की। दरख्वास्त में सजा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट अपने 1999 के फैसले के मुताबिक कमीशन बनाने का हुक्म दे जो ऑडियो लीक्स की मुनसिफाना और शफाफ तहकीकात करे, जबकि जुडिशल कमीशन के क़याम के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया जाए। हमारे साथ वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब मौजूद हैं। तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। तारड़ साहब, आप लोगों की तरफ से इंक्वायरी कमीशन बनाया गया, आज उसकी पहली समाअत भी हुई, एलामिया भी आया, मगर तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। पहला एतराज़, चीफ जस्टिस की इजाज़त के बगैर जुडिशल कमीशन की तश्कील नहीं हो सकती और इसके लिए किसी जज को भी नामजद नहीं किया जा सकता। आप लोगों ने चीफ जस्टिस साहब को माइनस करके दो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज को पर मबनी एक कमीशन बना दिया है। तहरीक इंसाफ ने अदालत में इस्तदा कर दिया कि नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। पहली बात तो ये है कि ये मुल्क एक आइन और कानून के तहत चल रहा है और उसमें कुछ चीज़ें हैं जो प्रैक्टिसेस भी हैं, कुछ ऐसी हैं जो लॉ के ज़रिए बनी है। कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट बना 2017 में और तब से ये राइज है और इस पर अगर कोई चैलेंज थ्रो हुआ है मेरे नोटिस में नहीं है। इसके तहत जो कमीशन बने उन्होंने काम किया या नहीं किया वो हमेशा हुकूमत ने बनाए, क्योंकि कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट में जो कि एक वैलिड लेजिस्लेशन है, ये कहीं पे नहीं है कि आपने चीफ जस्टिस से पूछ के कमीशन बनाना है। दो बातें मैं करूंगा। पहली बात तो ये है कि बिल्कुल हुकूमत को एतराज़ ना होता कि एक प्रैक्टिस है या मैं कहता हूँ कि प्रोप्राइटरी डिमांड्स के उनसे पूछ के बनाया जाए। अगर कुछ ऑडियोज जो हैं वो उनके इर्द गिर्द घूमती हैं और वो बड़े बहुत ही मोहतरम हैं और बहुत ही रिस्पेक्टेबल हैं हुकूमत के लिए। अब देखिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना ये कि आप किस तरह ये सोच सकते हैं कि आपके मुतल्लिका या आपके अजीज़ो अकारब के बारे में कुछ ऑडियोज उनकी गुफ्तगू है और फिर आप ही से पूछा जाए कि जी अच्छा इसकी कोई फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी होनी है तो आप ही बता दें। ये ऐसे ही है ना कि मेरे बच्चे अगर कोई गुफ्तगू कर रहे हैं मेरे सरकारी मनसब के जो फंक्शंस हैं उनके डिस्चार्ज के हवाले से और मैं बतौर वज़ीर कानून एक काम करने का मजाज हूँ, तो फिर मुझसे पूछा जाए कि अच्छा आप बताएं आजम साहब के आप किन लोगों को नॉमिनेट करते हैं कि वो उसको इंक्वायर करें, तो ये तो कॉमन सेंस के खिलाफ है, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। मगर तारड़ साहब, फिर तो ये अजीब गंभीर हो जाती है सूरत हाल, क्योंकि बेंच तो बहरहाल चीफ जस्टिस ने बनाना है। अब अगर पटिशन कर दी है सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ ने, तो फिर चीफ जस्टिस कैसे बनाएंगे? क्योंकि जो कमीशन तहकीकात कर रहा है उसमें उनके अहले खाना या उनसे मुंसलिक ऑडियो लीक्स भी शामिल है, तो फिर वो बेंच कैसे बनाएंगे? ये तो फिर और गंभीर हो जाती है सूरत हाल। नहीं, इसका बड़ा अच्छा और आसान हल है। सुप्रीम कोर्ट में कम अज कम मेरी जो नोटिस में है 184(3) की कोई 15 से 20 पिटीशंस हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से फाइल की गई पिटीशंस हैं जो 1.5-2 साल से फाइल्ड हैं और उन पे बेंच नहीं बनाया गया आज तक। कोई अगर इस तरह की अर्जेंसी नहीं है और एग्जामिन करने के बाद अगर चीफ जस्टिस साहब ये मुनासिब समझते हैं कि इस मामले में इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स और पब्लिक इम्पोर्टेंस का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो वो बिल्कुल उस पिटीशन को रखे
उस पे ऑफिस ऑब्जेक्शन भी लग सकता है, इसकी मेंटेनेबिलिटी पे सीरियस क्वेश्चंस भी हैं। इसमें अब एक और एतराज़ उन्होंने उठाया, क्योंकि आपके जो TORs हैं उसमें ये तो लिखा हुआ है कि अगर ये जो ऑडियोज़ हैं ये अगर जाली है या फिर फैब्रिकेटेड है, जोड़ तोड़ कर बनाई गई हैं, तो फिर तो इसकी इंक्वायरी की जाए और रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स की जाए कि किसने ये सब किया और उसके हवाले से एक्शन भी रिकमेंड किया जाए। मगर ये टैपिंग किसने की है, किसने ये जुर्रत की है, इस हवाले से कुछ नहीं है। और तहरीक इंसाफ ने यह इस्तदा भी सुप्रीम कोर्ट से की है कि फोरम सिर्फ सुप्रीम जस्टिस इसी हुकूमत के नाक के नीचे ऑडियो टेप होती रही, ये भी तहकीकाती अमल में शामिल किया जाए कि किसने ये ऑडियो टेप की। आपका इसमें क्यों नहीं है दिलचस्पी? TORs में आपने क्यों नहीं डाला? क्योंकि बहुत अहम नुकता है। मैं कर दूं कि आपने एक जनरल प्रोविजन भी TORs में देखी होगी कि ये जनरल TORs हैं और इनके अलावा कमीशन इससे कनेक्टेड जो भी मुनासिब समझे वो उसको देख सकता है। और मैं आपको याद दिलाता चलूं कि जो कमीशन के सरबराह है जस्टिस काजी फायज ईसा, उन्होंने पहले भी 2 कमीशन जो हैं वो हेड किए हैं। और उसमें एक जो कोयटा में ब्लास्ट हुआ था जिसमें मेरे बहुत सारे वकला भाई जो हैं उन्होंने जामे शहादत नोश किया था 8 अगस्त को 2015 को, और उससे पहले एक कमीशन था इफ आई एम करेक्ट, वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट पे एक कातलाना हमला हुआ था। मेरे ख्याल में उसके हवाले से भी काजी साहब कमीशन का हिस्सा थे। आई एम नॉट 100% क्लियर, लेकिन वो जो 8 अगस्त वाला है वो तो मुझे उनके फाइंडिंग्स याद हैं। वो बड़ी एहतियात के साथ, लेकिन फिर वो बड़ी मुफस्सल उन्होंने रिपोर्ट जारी की और उन्होंने TOR के साथ साथ जो उससे जुड़ी हुई चीजें थी उन पे भी अपनी राय दी। तो मेरे ख्याल में कमीशन की जो कॉम्पोजिशन है, सीनियर प्यूनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, हम ये इस तवक्को के साथ ये एक लार्जर कमीशन बनाया गया, वन मैन नहीं रखा गया, कि ये चीजें ऐसी हैं कि इनसे जो अदलिया की इंडिपेंडेंस है, अदलिया के डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस में उनकी ट्रांसपेरेंसी है और अदालती शख्सियात की जो एक तरह से उनका तकद्दुस, तकरीम या उनकी इंडिपेंडेंस और उनकी इम्पार्शियलिटी इन्वॉल्व है। तो बहुत ज़रूरी समझा वफाकी हुकूमत ने कि ये रोज़ उंगलियां उठती हैं, बातें होती हैं, कभी TV पे चल रहा है, कभी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहा है, तो ये फैक्ट फाइंडिंग होनी चाहिए। मगर तार साहब अब मसला ये है कि अगर ज़ाहिर है जैसे फाइज ईसा से ये तवक्को की जाती है कि वो इन TORs के अलावा जो आप कह रहे हैं कि उनके पास इख्तियार है, जब वो इस बात की तहकीकात करेंगे, अगर वो सोर्स पर जाते हैं कि कौन ये टैपिंग कर रहा था, तो हुकूमत और हुकूमत के मातहत एजेंसियाँ कैसे उससे बरी ज़िम्मा होंगी। और ये तो बहुत बड़ा चार्ज होगा कि चाहे चीफ जस्टिस साहब की सास हों या फिर दीगर लोग हों, उनकी फ़ोन टैपिंग की जा रही थी हुकूमत की तरफ से। शाहजेब साहब, मैं अगर फर्ज कर सकूं, देखिए हम 21वीं सदी में बैठे हैं, हम लोग अभी तक फंसे हुए हैं उस जमाने में जब सरकारी टेलीफोन कंपनियां होती थी और टेलीफोन पे ऑब्जर्वेशंस लगाई जाती थी और फिर उन पे टैपिंग होती थी, क्योंकि उन तक एक्सेस सिर्फ और सिर्फ सरकार की होती थी। वो वाइड नेटवर्क्स होते थे और एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज होती थी हर रीजन की जो उसको डील करती थी। उसके हमने वो TV में भी देखते थे, फिल्मों में भी देखते थे कि वो किस तरह से मैनेज होता था। वो उसमें वो प्लग्स होते थे, वो प्लग लगाते थे और फिर वो ऑपरेटर्स वहाँ पे सुनते थे। देखिए ये नया ज़माना है, यहाँ पे हर चीज़ जो है वो अब सेलुलर नेटवर्क्स पे चली गई है। सेलुलर के आगे फिर मामला स्मार्टफोन्स पे हैं, स्मार्टफोन्स हैंडल होते हैं वाईफाई नेटवर्क्स के ज़रिए, वो वायरलेस हैं। आपको पता है कि जो हैकर्स हैं कई दफ़ा वो एक्सेस कर लेते हैं। पेंटागन अगर हैक हो सकता है, अगर इंडिया और पाकिस्तान जैसे जो सेंसिटिव दोनों नेबर्स हैं उनकी सेंसिटिव तरीन मालूमात जो हैं उन पे साइबर अटैक्स या हैकिंग हो जाती हैं और फिर वो मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं जिन पे वो चढ़ा दिए जाते हैं, तो ये चीज़ें भी ताने बाने उनसे बज़ाहिर मिलते हैं। तारा साहब, अगर ये व्हाट्सएप कॉल्स और जूम कॉल्स नहीं हैं बल्कि नॉर्मल कॉल्स हैं जो कि मोबाइल नेटवर्क के थ्रू की गई, जो कि क़य्यूम सिद्दीकी साहब की तो थी, जो ख्वाजा रहीम साहब के साथ कॉल हुई क्योंकि उस दिन नेटवर्क बंद हुआ था, तो ये एजेंसियों ने नहीं किया होगा तो किसने किया होगा? आपने फाइज ईसा साहब को ये जिम्मेदारी दे दी है, उल्टा आपको ना पड़ जाइए।
बिल्कुल अगर पड़ती है तो एजेंसीज को जिम्मेदार होना चाहिए उसका, और इसीलिए आप अगर TORs को देखें तो जो वफाकी हुकूमत ने तो हद्दुल वसा कोशिश की कि इसमें कोई शायबा ये ना आए कि शायद ये वन साइडेड इंक्वायरी होगी, और आज मेरे ख्याल में कमीशन ने भी ये वाजे कर दिया कि ये फैक्ट फाइंडिंग कमीशन है, और हमने इन चीज़ों को देखने के अलावा फर्दर भी इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर किसी शख्स के पास कोई भी इंफॉर्मेशन है या वो कोई बात जो इससे जुड़ी हुई है वो करना चाहता है तो 3 अंग्रेजी और 3 उर्दू रोजनामों में इसकी तशहीर की जाए, हम उसे भी सुनेंगे। और आप अगर TORs को 1, 2, 3, 4, 5, 6 है मेरे ख्याल में वो देखें तो उसमें बिल्कुल ये इंटेंशन मौजूद है कि अदालत की इज्जत और तकरीम को और अदालत से मुंसलिक जो आला अदलिया के जज साहिबान हैं उनके जो कंडक्ट को अबव बोर्ड रखने के लिए बल्कि विंडिकेट करने के लिए ये एफर्ट की गई है। इसको अब अगर हम नेगेटिव सेंस में जितना लेंगे उस पे तो 50 मगर तार साहब तहरीक इंसाफ की सदा में एक ये बात भी है ना, तहरीक इंसाफ कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ तहकीकात या कार्रवाई का फोरम सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। अब नवाज शरीफ साहब ने, मरियम नवाज साहिबा ने तो कहा था कि हुकूमत रेफरेंस भेजे, तो आप रेफरेंस भेज देते सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, इस हवाले से तहकीकात हो जाती, बजाय इसके कि आप ये रास्ता अख्तियार करते। नहीं शाजिब साहब, ये जजेस के खिलाफ तो तहकीकात है ही नहीं है। मेरे ख्याल में आज जो ऑर्डर मैंने पढ़ा है, जो अभी मीडिया पे भी चल रहा था, जो कमीशन ने आज ऑर्डर पास किया, उन्होंने क्लैरिटी के साथ कहा कि ये 209 की तहकीक है। ये तो जजेस के खिलाफ तहकीकात नहीं हो रही, ये तो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, और जो बातें आई हुई हैं सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, आपने इस पे प्रोग्राम्स किए, खबरनामे का ये हिस्सा रही सारी चीज़ें, बच्चे ने सुनी। मुझे ये बताएं कि क्या ये अच्छा नहीं होगा कि ये नेक नाम जज साहिबान हैं जिन पे लोग उंगलियां नहीं उठा सकते, अगर ये इकट्ठे बैठ के और फॉरेंसिकली उनको एक दफ़ा उनका फॉरेंसिक जो है एनालिसिस भी हो जाए और उनकी जांच, और बहुत सारी तो बातें ऐसी हैं जो बातें कर रहे हैं लोग, उन्होंने डिनाई नहीं की बल्कि उन्होंने उसकी तौजीह पेश की कि जी रेफरेंस और कॉन्टेक्ट से हट के कहा गया, या ये केस फिक्स कराना जो है ये। दार साहब, क्या ऐसा है कि आप मवाद जमा कर रहे हैं, ये कमीशन तहकीकात करेगा, फिर तहकीकात के जो नताइज सामने आएंगे उससे हुकूमत को मवाद मिलेगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजने के लिए? मैं तो बड़ा सादा सा इंसान हूँ जी, मैं सपोजिशंस पे और बहुत बारीकियों में नहीं जाता। मुझे तो जो चीज़ें नज़र आती हैं, और बतौर वकील मेरी ट्रेनिंग भी ये है कि मुझे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं मैं उन पर बात करूँ। ये बहुत फार फेच्ड आइडिया है, कल को कोई हुकूमत हो वो इसको इस्तेमाल करना चाहे वो करे, लेकिन हमारा मकसद जो है वो इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। आप इसका पैराग्राफ 2 पढ़ लें और उसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ें। अगर आपको उसमें एक लफ्ज़ ऐसा निकले जिसमें किसी को टारगेट करने की, किसी की तहकीर करने की, किसी की तजलील करने की बात हो तो मैं उसके लिए जवाबदेह हूँ, क्योंकि मैं कैबिनेट का रुकन हूँ। इसी तरह जो TORs हैं वो बहुत केयरफुली डिबेट हुए थे वहाँ पे, और उसके बाद ये डिवीजन कंसर्न को ड्यूटी लगाई गई कि आप इस तरह के TORs बना के लाएंगे, और फिर उन TORs को कैबिनेट ने अप्रूव किया। मेरे ख्याल में ये एक नेक नीति के साथ की गई एक्सरसाइज है जिस पे हमें इंतज़ार करना चाहिए, और मैं ये तवक्को रखता हूँ कि कमीशन आज़ादाना तौर पे शफाफ तरीके से, आज उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया कि इसकी जो कार्रवाई है वो पब्लिक होगी और उसमें किसी किस्म की कोई ऐसी पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। अटॉर्नी जनरल ने मेरे ख्याल में अपनी दानिश में कहा, वो भी इदारे की इज्जत और तौकीर को सामने रखते हुए कि अगर कहीं पे कमीशन को महसूस हो हम पॉइंट आउट कर देंगे, तो वो हिस्सा जो है वो इन कैमरा कर लिया जाए, ताकि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और जो जुडिशरी की साख के हवाले से कोई ऐसी चीज़ ना पब्लिक हो किसी एनालिसिस से पहुंचने से पहले। मेरे ख्याल में ये एक नेक नीति पे बेस्ड कोशिश। बहुत शुक्रिया वज़ीर क़ानून हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी है, देखते हैं मामला कैसे आगे बढ़ते हैं। आज के प्रोग्राम में तैयार दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।